आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में। ये इमर्जिंग ट्रेंड्स की जो वीडियो होगी दो पार्ट में आएगी। आज के अलावा एक और पार्ट होगी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स। हम ये जानेंगे इसमें कि डिफरेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। Emerging trends are new and developing technologies that are shaping the future. कहने का मतलब क्या है कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है वो ऐसे टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है जो आज के टाइम में ज्यादा पॉपुलर हैं और वो हमारे फ्यूचर के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। These include tools and innovations that are rapidly evolving and being adopted across industries. सबसे पहला इमर्जिंग ट्रेंड्स है। अगर हम इमर्जिंग ट्रेंड की बात करें तो पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम शॉर्ट में एआई के नाम से जानते हैं, आज के टाइम पे ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि हर छोटे छोटे बच्चे भी चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी ये सब के बारे में आजकल नॉलेज रखते हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई इज द एबिलिटी of a computer or machine to mimic human intelligence। मतलब एआई एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर या फिर मशीन ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। एआई बेसिकली रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न। इन सिंपल वर्ड we can say that field of AI revolves around bringing out technologies that help build machines that can think, act and learn like humans। यानी एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से कोई भी मशीन या कंप्यूटर ह्यूमन की तरह सोचता है, एक्ट करता है। An AI based program and technology should capable of, पहला है able to mimic human thought process and behavior। एग्जाम्पल लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, catching up the new ideas, learning new things from new exposure, past experiences, etc। यानी अगर हम एआई की बात करें तो एआई में ये सारे फीचर होने चाहिए कि गलती से सीख सके, डिफरेंट आइडिया के साथ कॉप अप कर सके, कैच कर सके। अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर भी हमें रिजल्ट दे सके। इट शुड एक्ट इन अ ह्यूमन लाइक वे that is intelligent, rational and ethical। It should take right decisions in ethical way। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि आजकल जो है वो वॉइस असिस्टेंट जो फोन में होता है, जैसे कि एलेक्सा, सिरी, ये सब हम यूज करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होता है, जो ईमेल में फिल्टर होते हैं, स्पैम फिल्टर, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आए हुए जो अनवांटेड मेल होते हैं उसको फिल्टर करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि हम लोग कई बार कोई पर्टिकुलर वीडियोस को बार बार देखते हैं तो उस कैटेगरी की वीडियो हमें अपने आप ही शो होने लगती है। तो ये कुछ यूजेस हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो और भी एग्जांपल है, जैसे हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, गेमिंग, इंटेलिजेंट रोबोट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें हम एआई का यूज करते हैं। अगर हम कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो हमने जैसे कुछ डिस्कस किया भी है, ऐसे ही और भी कॉमन एग्जाम्पल जैसे है ह्यूमनॉइड रोबोट, जो आपने सुना होगा जिसका नाम सोफिया दिया गया था, एलेक्सा और सिरी।
जो फ़ोन में पर्सनल असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ऐसे ही गूगल्स नेस्ट, इट इज़ अ लाइन ऑफ स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट डिस्प्लेस, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, thermostats, smoke detector, etc. Self-driving car like Tesla, online games like Alien Isolation. इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो आज के टाइम में एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ एआई दैट अलाउज कंप्यूटर to learn from data and improve over time without being explicitly programmed। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं, कमांड देने पड़ते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें सबसे खास बात ये होती है कि ये लर्न फ्रॉम डेटा, यानी जो हम पुराना कोई डेटा देते हैं तो उससे लर्न करता है, और जैसे जैसे हम उसमें कुछ कमांड देते रहते हैं तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आ जाती है, यानी कि पुराने जो डेटा है उसके आधार पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है। मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ एआई wherein computers have the ability to learn from data using statistical technique without being explicitly programmed by human being। मतलब अपने आप जब इम्प्लीमेंट कर सकता है तो इसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस की नीड नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एआई और मशीन लर्निंग में। इट comprises algorithm that use data to learn on their own and make prediction। कहने का मतलब क्या है, जो हम डेटा देते हैं उसके बाद फिर क्या है, ये एल्गोरिदम के साथ एल्गोरिदम यूज करके धीरे धीरे डेटा से लर्न कर लेता है और अपना प्रिडिक्शन बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है। दिस एल्गोरिदम्स कॉल्ड मॉडल्स आर फर्स्ट ट्रेन्ड एंड टेस्टेड यूजिंग ए ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग इस एल्गोरिदम को देखें तो एल्गोरिदम की हेल्प से पहले मतलब मशीन को ट्रेन किया जाता है, और ट्रेन करने के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेन करते हैं, और बाद में हम फिर इसको टेस्ट करते हैं कि जैसे हमने ट्रेन किया है उस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में ये सक्सेसफुल है या नहीं है। आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग्स, once these models are able to give results to an acceptable level of accuracy, they are used to make predictions about new and unknown data। मतलब हम इतना ट्रेन करते हैं कि एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि रिजल्ट पूरी एक्यूरेसी के साथ हमें मिलना शुरू हो जाता है, और जो भी प्रिडिक्शन है वो न्यू डेटा और अननोन डेटा के आधार पर भी प्रिडिक्शन देना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग होता है। अगर हम मशीन लर्निंग के कुछ यूजेस की बात करें तो जैसे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में एआई जैसे यूज होता है वैसे ही मशीन लर्निंग भी यूज होती है। स्पैम ईमेल डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, फ्रॉड डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग हेल्पफुल होता है। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप YouTube ही देखते हो तो YouTube में जैसे हम बार बार किसी टाइप की वीडियो को वॉच करते हैं तो सजेस्टिव वीडियो हमारे पास शो होने लगता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉच हिस्ट्री। तो ये मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेसिफिक टाइप हो जाता है मशीन लर्निंग। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम शॉर्ट में एनएलपी
बोलते हैं। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो ये भी क्या है, एक फील्ड ऑफ एआई ही है। इट इज अ फील्ड ऑफ एआई दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब ये भी एआई का ही एक स्पेशल फील्ड है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है और ह्यूमन को रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। NLP is an artificial intelligence technique that lets machine process and understand language like human do using computational linguistics combined with machine learning, deep learning and statistical modeling। मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं और इसकी हेल्प से क्या है कि ह्यूमन लाइक लैंग्वेज को भी समझने लगता है कोई भी मशीन, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। प्रिडिक्टिव टाइपिंग, जैसे ऑटो कंप्लीट होता है, हम लोग कुछ टाइप करते हैं और सजेशन आने लगता है वर्ड को कंप्लीट करने का, तो ये फीचर भी है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम देखते हैं चैटबॉट, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे हमने देखा होगा कि चैटबॉट होता है और उसकी हेल्प से हमें रिस्पांस मिलता है, ऑटोमेटिक रिस्पांस। कुछ टाइम तक ऑटोमेटिक रिस्पांस मिलता है, उसके बाद जब जरूरत होती है तो हेल्प के लिए किसी पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से चैटबॉट काम करता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन ऐप, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, तो इस केस में भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होता है। ऐसे ही स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे हम चैट जीपीटी या फिर वॉइस टू टेक्स्ट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बोलते हैं और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। इसकी हेल्प से ह्यूमन और मशीन के बीच में इजीली कम्युनिकेशन हो पाता है नेचुरल तरीके से। नेक्स्ट है इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या है? इट अलाउज अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय stimulating our senses. It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर कुछ करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम रियल में कर रहे हैं। जैसे कि ड्राइविंग स्टिमुलेटर है, ड्राइविंग सिमुलेटर की बात करें, फ्लाइट स्टिमुलेटर की बात करें, फ्लाइट सिमुलेटर, वीडियो गेम, ये सब में हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से सारी चीजें हमारे सामने हो रही है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटल और रियल वर्ल्ड को यूजर के मतलब डिजिटल और रियल वर्ल्ड का यूज करके यूजर को एक डीप एक्सपीरियंस देता है, एंगेजिंग एक्सपीरियंस टाइप का होता है। जैसे अगर हम फ्लाइट सिमुलेटर की ही बात करें तो इसमें क्या होता है, हमें पूरी तरह से फील होता है कि हम फ्लाइट फ्लाइट उड़ा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमें बिल्कुल एक्चुअल जैसा फील होता है, इसीलिए इसे हम इमर्सिव एक्सपीरियंस कहते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें दो चीज है, एक वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट है और एक ऑगमेंटेड रियलिटी का। एक एक करके हम देखते हैं। अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो इसको हम शॉर्ट में वीआर बोलते हैं। ए सिमुलेटेड
3D environment created by computers. मतलब कंप्यूटर्स की हेल्प से एक 3D environment क्रिएट हो जाता है. VR is a three-dimensional computer-generated situation that simulates real world. मतलब कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन होता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि हम रियल वर्ल्ड में हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही है. The user can interact with and explore that environment by getting immersed in it while interacting with the objects and other actions of the user. It is achieved with the help of VR headset. मतलब ये सारी जो फील होती है, इसके लिए VR हेडसेट यूज किया जाता है. जैसे हम 3D मूवी देखने जाते हैं, तो हमारे पास उस 3D मूवी देखने के लिए 3D चश्मा दिया जाता है, ताकि हम पूरी तरह से उसको समझ सकें, फील कर सकें. In order to make the experience of VR more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motion, temperature, etc. It is used in gaming, military training, medical procedure, entertainment, etc. ऐसे ही जैसे फ्लाइट सिमुलेशन वाली ट्रेनिंग होती है, तो हमें एकदम से तो फ्लाइट उड़ाने नहीं दिया जाएगा. तो उस केस में क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी का यूज करके ही पायलट को ट्रेन किया जाता है. वर्चुअल टूर के केस में वीआर का यूज करते हैं. तो ये कुछ सिचुएशन है जहां पर वीआर यूज किया जाता है. हम वीआर हेडसेट की बात करें तो इस तरह से वीआर हेडसेट होता है. नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? इसको हम शॉर्ट में एआर बोलते हैं. एआर एड्स डिजिटल कंटेंट टू रियल वर्ल्ड यूजिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन और एआर ग्लासेस. कहने का मतलब ये एआर जो है वो डिजिटल कंटेंट को रियल वर्ल्ड में घटित होने की तरह हमें बताता है, और उसके लिए स्मार्टफोन या एआर ग्लासेस यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर एक इमेज में आप देख रहे होंगे कि हमने फोन में एक सोफा को स्कैन किया है, तो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है कि घर में हमें कैसा दिखेगा. मतलब बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आ रही है. The superimposition of computer-generated perceptual information over the existing physical surroundings are called is called AR. यानी कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्शन जो होता है, वो हमें ऐसा लगता है कि रियल में हमारे आसपास हो रहा है. इट एड्स कंपोनेंट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड टू फिजिकल वर्ल्ड along with the associated tactile and other sensory requirement, thereby making the environment interactive and digitally manipulatable. मतलब वर्चुअल कंपोनेंट अगर है, तो वर्चुअल कंपोनेंट होता वर्चुअल कंपोनेंट है, लेकिन हमें लगता है ये रियल में हो रहा है. तो इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. एआर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि डिफरेंट चेयर को हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे रूम में कैसा दिखेगा, और उसके आधार पे हम बेस्ट चेयर को सिलेक्ट करते हैं. तो ये एआर की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है. जैसे और एग्जांपल हम देखें, स्नैपचैट फिल्टर होता है, तो स्नैपचैट फिल्टर में भी ऐसा ही फील होता है. मतलब इमेज सिर्फ हमारी होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से हमें शो होने लगता है रियल जैसे. एआर गेम्स होता है जैसे पोकेमॉन गो, फर्नीचर ऐप होते हैं, तो ये सब एआर का एप्लीकेशन है. नेक्स्ट कंसेप्ट है रोबोटिक्स. अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, तो रोबोटिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द
डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ रोबोट। यानी रोबोटिक्स ब्रांच में हम लोग मेनली रोबोट के डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और उसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। A robot is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision। कहने का मतलब कि रोबोट है, एक मशीन है जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को करने के लिए कैपेबल होता है और टास्क एक्यूरेसी के साथ भी होता है। और रोबोट इज प्रोग्रामेबल, मतलब रोबोट में प्रोग्रामिंग की जाती है, उसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क करवाते हैं। यूज्ड फॉर डूइंग रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क दैट आर बोरिंग और स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन और वेयर लेबर इंटेंसिव। जैसे रोबोट का ज्यादातर यूज कहाँ होता है, जब हम कोई भी टास्क को रिपीटेडली करना चाहते हैं, अगर ह्यूमन करेगा तो सेम टाइप का काम करने में बोरिंग भी फील होगा, स्ट्रेसफुल भी होगा ह्यूमन के लिए। तो उस केस में रोबोट काफी यूजफुल होता है। सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट ऑफ रोबोट। रोबोट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो सेंसर होता है। रोबोट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स सच एज व्हील्ड रोबोट, लेग्ड रोबोट, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड। नेक्स्ट है रोबोट दैट रिजेंबल ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमनॉइड। मतलब जो ह्यूमन की तरह दिखता हो उसे हम ह्यूमनॉइड बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि जैसे अभी रिसेंटली एक रोबोट बनाया गया है जो ह्यूमन की तरह टीच कर सकता है। इको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला एक रोबोट था। तो इस तरह से धीरे 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 बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही है जो ह्यूमन काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी रोबोट डिजाइन किया गया है। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री ईटीसी। मतलब ये कुछ फील्ड हैं जहां पर रोबोट ज्यादातर केस में यूज किया जाता है। इसका मेन गोल है कि टास्क को ऑटोमेटिक तरीके से करना, खास करके वो टास्क जो डेंजरस हो या फिर बोरिंग हो। अगर बार बार सेम टास्क रिपीट हो तो बोरिंग भी होता है। तो ऐसे काम को करने के लिए ज्यादातर जो है वो रोबोट हेल्पफुल होता है। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं रोबोट का, जैसे नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। ये मिशन जो है एक रोबोटिक स्पेस मिशन था टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट मार्स। मतलब मार्स के स्टडी के लिए रोबोट बनाया गया था। दूसरा है सोफिया, अ ह्यूमनॉइड रोबोट that uses artificial intelligence, visual data processing, facial recognition, and also imitates human gestures and facial expression। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हमने रोबोट के बारे में देखा। अब नेक्स्ट आज का लास्ट कंसेप्ट है बिग डेटा। अगर हम बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बिग डेटा यानी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम बिग डेटा बोलते हैं, जो काफी कॉम्प्लेक्स हो और जिसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। Such data cannot be processed and analyzed using traditional data processing tool as the data is vast but also unstructured, like our post instant messages and chats, photographs and that share through various sites, tweets, blog articles, news items। मतलब जैसे अगर हम सोशल मीडिया के डेटा की ही बात करें तो डिफरेंट टाइप का डेटा होता है जिसको प्रोसेस करना इतना आसान नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बिग डेटा का यूज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस challenges like integration, storage, analysis, searching, processing, transfer,
क्वेरिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सच डेटा। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, काफी कम्प्लेक्स होगा, तो इसमें जो भी ऑपरेशंस होंगे वो भी ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहली है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी इसकी जो वॉल्यूम होती है वो इनॉर्मस साइज की होती है, यानी ह्यूज अमाउंट। बिग डेटा का दूसरा फीचर है वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। कहने का मतलब रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन इज बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड। तीसरा फीचर है वेराइटी। डेटा सेट है वेरिड डेटा सच एज structured, semi-structured and unstructured data. Some examples are text, images, video, web page and so on. मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डिफरेंट टाइप की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है वेरासिटी, यानी एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं उस डेटा पे। बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो सकता है, बायस्ड और नॉइजी भी हो सकते हैं। अगर बात करें इसकी वैल्यू की, तो बिग डेटा पोजेस टू हैव हिडन पैटर्न एंड यूजफुल नॉलेज। तो हमने बिग डेटा के बारे में देखा और इसके साथ ही इसके फीचर्स भी देखे कि टोटल 5V का यूज करके हम लोग बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते। इमेज में भी यही सेम चीज दी हुई है कि वॉल्यूम, वेराइटी, वेरासिटी, वेलोसिटी और वैल्यू। वॉल्यूम यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हम वेराइटी की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। वेरासिटी की हम बात करें तो वेरासिटी रेफर करता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। कई बार इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है डेटा में। अगर वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, और अगर हम वैल्यू की बात करें तो यूजफुलनेस ऑफ डेटा। तो ये कुछ डेटा बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने आज की वीडियो में इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। ये वीडियो था बेसिकली इमर्जिंग ट्रेंड्स पार्ट 1, जिसमें हमने देखा एआई के बारे में, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस सच एज एआर वीआर, रोबोटिक्स के बारे में हमने देखा, और लास्ट में हमने देखा बिग डेटा के बारे में। तो ये मेनली जो चैप्टर था इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्योंकि थ्योरी है तो लगातार थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग भी होती है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।